जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 27। आज हम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, ऐसे ही है। अच्छा, चैप्टर 3 में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, एक जगह पे लाइन लिखी हुई थी कि जो डायरेक्टर्स हैं नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट, उन्हें मिनिमम नंबर की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जो डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर्स हैं उसमें ये लाइन नहीं लिखी। इसका मतलब है नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें मिनिमम नंबर में इंक्लूड, जैसे फर्ज कीजिए एक अनलिस्टेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 3 और लिस्टेड में 7। अगर किसी कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं रेगुलर और 3 डायरेक्टर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट है और 2 डायरेक्टर्स हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर है, तो मिनिमम नंबर की कैलकुलेशन के लिए टोटल कितने डायरेक्टर्स बने? 5 रेगुलर प्लस 3 जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं उन्हें भी मिनिमम नंबर में इंक्लूड करना है। लेकिन कौन से नॉमिनी? नॉमिनी 2 तरह के होते हैं ना, एक वो जो नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट हो और दूसरा वो जो नॉमिनेटेड बाय क्रेडिट। जो नॉमिनेटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट है उन्हें मिनिमम नंबर के लिए इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब है इसके डायरेक्टर 5 + 3 8 हुए, मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। क्लियर? ये शायद वो चैप्टर 3 में ये लाइन डिस्कस हुई थी या नहीं, तो मेरा ख्याल शायद नहीं हुई थी, तो ये स्टूडेंट ने पूछा तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चैप्टर 3 क्लोज। अब चैप्टर 4 स्टडी करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 रिलेट करता है चीफ एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, हम आज चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी करेंगे। हमारी बुक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है और आईकैप की बुक में ये सेक्शन 1 है। होम असाइनमेंट नोट कर लीजिएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी आज की होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट थोड़ी सी लेंथी है, क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन आप आसानी के साथ घंटे 1.5 घंटे में इसको कर लेंगे। और आईकैप की बुक अगर यूज कर रहे हैं तो उस सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी होम असाइनमेंट होगी। ठीक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। चीफ एग्जीक्यूटिव होता कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऐसा इंडिविजुअल है, चीफ एग्जीक्यूटिव एक ऐसा इंडिविजुअल सिंगल पर्सन है जिसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉर्मली कौन अपॉइंट करता है? अच्छा, डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर्स, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर या मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, डायरेक्टर्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया। चीफ एग्जीक्यूटिव वो पर्सन है जो कि अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स, और किस लिए? टू मैनेज कंपनी। इसका काम होता है कंपनी को मैनेज करना। ये लेकिन असल में तो शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगाई है कि कंपनी को मैनेज करें, तो डायरेक्टर्स ने आगे चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर लिया, कर सकते हैं। ये चीफ एग्जीक्यूटिव असल में डायरेक्टर्स का एजेंट होता है, एक तरह से उनके एजेंट के तौर पे उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करता है। यानी डायरेक्टर्स इसको हर महीने बोर्ड मीटिंग में आके पॉलिसीज बता देते हैं और ये चीफ एग्जीक्यूटिव फिर इन पॉलिसीज को सामने रखते हुए कंपनी को मैनेज करता है। ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा पर्सन है जो कि अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर्स की तरफ से, किस लिए? कंपनी को मैनेज करने के लिए। ये कंपनी के ऑल या सब्सटेंशियल अफेयर्स को मैनेज करता है। ठीक है, लेकिन कैसे मैनेज करता है? अपनी मर्जी से मैनेज करता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के कहने के मुताबिक, क्योंकि डायरेक्टर्स ने इसको अपॉइंट किया ना, तो ये डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस, उनके कंट्रोल, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक ही अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कौन हुआ? एक पर्सन। किसने अपॉइंट किया? नॉर्मली डायरेक्टर्स ने। किस लिए अपॉइंट किया? कंपनी को मैनेज, कंपनी के सारे अफेयर, सारे मामलात या सब्सटेंशियली अफेयर्स, दोनों में से कोई भी, सब्सटेंशियल भी, लेकिन नॉर्मली ऑल अफेयर्स को मैनेज कर रहा होता है। लेकिन अपनी मर्जी से क्या? नहीं, डायरेक्टर्स के कंट्रोल, उनकी डायरेक्शंस के मुताबिक। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि चीफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है टुवर्ड्स डायरेक्टर्स। अगर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव का कंसेप्ट कुछ समझ आया तो मुझे बताइए, एक कंपनी में डायरेक्टर एक होता है कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। और चीफ एग्जीक्यूटिव कितने होते हैं? एक ही होता है। ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव से की पोजीशन हायर लेवल पे है कि डायरेक्टर्स की? डायरेक्टर्स की, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टर ने अपॉइंट किया और डायरेक्टर अगर चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये है। अच्छा, ये डेफिनेशन क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन इसकी कौन डिसाइड करेगा? क्या होगी? टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब है इसका स्कोप ऑफ वर्क डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। बाय डायरेक्टर्स आर कंपनी इन जनरल मीटिंग एज पर आर्टिकल्स, या शेयर होल्डर्स भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल्स में लिखना पड़ेगा।
नॉर्मली आर्टिकल्स में लॉ ने ऑप्शन दी हुई है कि अगर शेयर होल्डर चाहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव की टर्म्स एंड कंडीशन आर्टिकल्स में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आर्टिकल्स में नहीं करते, डायरेक्टर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि डायरेक्टर जैसे समझे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को बना कर सकते हैं इंप्लीमेंट। ये डीम्ड डायरेक्टर है। डीम्ड के लफ्ज का मतलब क्या लॉ में? एज्यूम्ड। काउंटिंग में कहते हैं एज्यूम्ड, अजम्पशन। लॉ में कहते हैं डीम्ड। ये डीम्ड डायरेक्टर, इसका मतलब क्या भला? इसका मतलब ये है, अच्छा देखें, इससे पहले एक और चीज समझे। जैसे हमने स्टडी किया था ना, डायरेक्टर के लिए जरूरी है उसका मेंबर होना, कंपनी का मेंबर होना, सिवाय कुछ 4 एक्सेप्शंस के। डायरेक्टर्स के केस में जनरल रूल क्या था? डायरेक्टर्स का मेंबर होना जरूरी है। ये याद है ना आपको? 4 एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शंस को साइड पे रख रहा हूं। डायरेक्टर्स के लिए जरूरी है कंपनी का मेंबर होना। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी पर्सन अपॉइंट हो सकता है। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज, वो कंपनी का शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो कंपनी का डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव। वो कंपनी का शेयर होल्डर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो कंपनी का डायरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ। तो ये हमें एक और फर्क नजर आया। डायरेक्टर के लिए तो नॉर्मली शेयर होल्डर होना जरूरी था, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं, कंपनी का डायरेक्टर होना जरूरी नहीं, कंपनी का एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं। लेकिन 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 हाँ, अगर आर्टिकल्स में लिख दिया जाए तो जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन वो अप्लाई होगी, अगर आर्टिकल में लिख दिया जाए। लेकिन अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा हुआ तो किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव को, पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकते हैं। सड़क पे कोई बंदा चल रहा है, चलते चलते आपने कहा चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है, उसने कहा बनना है, आपने कहा आ जाओ, क्या उसे चीफ एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। लेकिन याद रखे, पहले अपॉइंटमेंट से पहले वो डायरेक्टर नहीं था, ना शेयर होल्डर था, ना एम्प्लॉय था। लेकिन अगर उसको अपॉइंट कर दिया तो हालांकि पहले अपॉइंटमेंट से पहले डायरेक्टर नहीं था, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद वो डीम्ड डायरेक्टर हो जाएगा। डीम्ड डायरेक्टर का मतलब क्या है? कि अब एज्यूम किया जाएगा कि ये डायरेक्टर भी है। अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उसमें बैठना चाहे बैठ सकता है कि नहीं? बैठ। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो रही होगी, उसमें जनरल मीटिंग में अटेंड करना चाहे कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। डायरेक्टर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाना चाहें तो जा सकते हैं जनरल मीटिंग में, लेकिन शेयर होल्डर्स बोर्ड मीटिंग में नहीं आ सकते हैं अनलेस के वो डायरेक्टर, ठीक है, अनलेस के वो डायरेक्टर। तो जेहन में रखिएगा क्या कंसर्न था कि किसी भी पर्सन को चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में से भी उठा सकते हैं। अगर डायरेक्टर में से किसी को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया तो अपॉइंटमेंट से पहले भी डायरेक्टर था, अपॉइंटमेंट के बाद भी डायरेक्टर है। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया जो अपॉइंटमेंट से पहले डायरेक्टर नहीं था, तो अपॉइंटमेंट के बाद वो क्या होगा? डीम्ड डायरेक्टर, अज्यूम किया जाएगा डायरेक्टर। अच्छा, अब डीम्ड डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन समझने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो रिक्वायरमेंट्स लॉ की डायरेक्टर पे अप्लाई होती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई होंगी। यानी डायरेक्टर्स के लोन लेने पे पाबंदी थी जब तक अप्रूवल ना हो जाए। अब चीफ एग्जीक्यूटिव लोन लेना चाहे तो इस पर ये रिक्वायरमेंट लगेगी नहीं? लगेगी। लॉ ने अलग से कोई क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं बताया चीफ एग्जीक्यूटिव का, लेकिन जब वो अपॉइंट हो गया उसके बाद क्या जो डायरेक्टर्स जिन चीजों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकता था, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये है डीम्ड डायरेक्टर का मतलब। डीम्ड डायरेक्टर का मतलब समझ आ रहा है कि वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो कि डायरेक्टर्स पे अप्लाई होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स चीफ एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई होंगी। डीम्ड डायरेक्टर। ओके, आगे चलते हैं। यहां पे हमने स्टडी कर लिया डीम्ड डायरेक्टर। आगे एक वो कंसेप्ट है जो आईकैप चीफ एग्जीक्यूटिव में बार बार पूछता है, क्या एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है? एक साथ हो सकता है, तादाद की तरफ नहीं जाते, हो सकता है। क्या एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक से ज्यादा कंपनीज में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर या चेयरमैन हो सकता है? यस, लेकिन कंपीटिंग बिजनेस में नहीं हो सकता। Competing with chief executive cannot be engaged in competing business. Chief executive cannot engage in, इसका मतलब क्या हुआ? चीफ एग्जीक्यूटिव, अच्छा लाइन सुनिए जरा ध्यान, इस एक लाइन में से 3 कंसेप्ट निकालने वाले, अटेंटिव होकर सुनिएगा। लाइन क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये लाइन समझ आ रही है? चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है पता है? चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंपीटिंग बिजनेस किसे कहते हैं? जिसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस वही हो जो हो इस कंपनी का। एग्जाम्पल दीजिए कंपीटिंग, ये कोक और पेप्सी कंपीटिंग बिजनेस। और कॉलेज, ठीक है, एक कॉलेज और दूसरा कॉलेज, ठीक है, और कंपीटिंग बिजनेस। कंपीटिंग भाई आगे और निकल आए हैं, दुनिया में और भी एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल नहीं? PIA और शाहीन एयरलाइंस कंपीटिंग बिजनेस है, ठीक है। होंडा टोयोटा, KFC और मैकडोनल्ड, बिल्कुल ठीक है। ये सारी एक कंपीटिंग बिजनेस समझ आ गया? तो कहता है चीफ, यानी एक कंपनी का अगर कोक का चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पेप्सी के बिजनेस में इन्वॉल्व, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी वजह नहीं लिखी उसने, लेकिन इसकी वजह कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक कंपनी का फायदा करेंगे, दूसरे का नुकसान होगा। इंगेज का मतलब क्या है? क्या इंगेज का मतलब है कि सिर्फ मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा, कि इसका मतलब है शेयर होल्डिंग में भी इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी तरह इन्वॉल्व नहीं होगा। शाबाश, ना शेयर होल्डिंग में ना इंगेज का मतलब समझ आ गया, कंपीटिंग का मतलब भी समझ आ गया, इंगेज का मतलब भी समझ आ गया। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब खुद इस कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होगा, इनडायरेक्टली का मतलब स्पाउस और माइनर चाइल्ड भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक लाइन के अंदर तीन कंसेप्ट समझाए। लाइन क्या थी? दोबारा वापस आए लाइन पे, चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ आई? क्योंकि कंपीटिंग है ना, ठीक है। सिमिलर, ये नहीं कि इस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोक में चीफ एग्जीक्यूटिव है, पेप्सी में भी जाके डायरेक्टर बन गया, ऐसे तो नहीं हो सकता, ठीक है। या उसका भी शेयर होल्डर है, नहीं। या बाप जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है PIA में और बेटा डायरेक्टर है शाहीन एयरलाइंस में। इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए ना, इंगेज है इनडायरेक्टली। ये ICAP बार बार कंसेप्ट टेस्ट कर रहा, एक लाइन का कंसेप्ट है, लेकिन समझ आ गया आपको क्या कंसेप्ट? चीफ एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए आगे चलें। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट है CEO पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के CEO के लिए पाबंदी नहीं है। प्राइवेट कंपनी के CEO के लिए पाबंदी, पब्लिक कंपनी के लिए ना, ठीक है। नहीं समझ आई? अच्छा, एक पब्लिक कंपनी का CEO है, दूसरी पब्लिक कंपनी का CEO बन सकता है? दूसरी पब्लिक कंपनी जो कि सेम नेचर की हो, उसका डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा, एक प्राइवेट कंपनी है, उसका CEO दूसरी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या शेयर होल्डर बन सकता है? बन सकता। क्यों भला? प्राइवेट कंपनी। अब एक ट्विस्ट लाऊं कहानी में। हाँ, समझे? एक प्राइवेट कंपनी का CEO पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। प्राइवेट कंपनी का CEO पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? बन सकता है, इसलिए कि एक CEO कंपीटिंग बिजनेस में एंगेज नहीं होगा। ये पब्लिक कंपनी के CEO की बात हो रही है, प्राइवेट की नहीं। प्राइवेट कंपनी का CEO दूसरी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता, एंगेज हो सकता है। बात समझ आई? यानी रिक्वायरमेंट किस पे अप्लाई हो रही है? पब्लिक कंपनी के CEO पे। और लाइन याद रखनी है, CEO कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। CEO कैन नॉट इंगेज, बोले CEO कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। CEO कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बल्कि अगर आप ज्यादा शातिर हों तो आप कहें सर ये भी आप कंप्लीट बात नहीं बता रहे। आप कहने हाँ, CEO पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। CEO पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। CEO पब्लिक कंपनी कैन नॉट इंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहे होंगे सर बार बार एक ही बात है, कितनी दफा दोहराएंगे? क्योंकि अहम है। ICAP के क्वेश्चन में बार बार, पेपर में बार बार आ रही है, तो हम क्यों ना बार बार दोहराएं। आगे चलते हैं। क्राइटेरिया, CEO के बनने के लिए क्या क्राइटेरिया जरूरी है? क्या होना जरूरी है? कुछ भी नहीं, बंदा होना जरूरी है। सही कह रहे हैं। एनी पर्सन, कोई बॉडी कॉर्पोरेट CEO बन सकती है? नहीं, एनी पर्सन CEO बन सकता है। उसका मेंबर होना जरूरी, डायरेक्टर होना जरूरी
एम्प्लॉय होना जरूरी है? क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी बन सकता है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वही जो डायरेक्टर। क्यों ये क्यों है? ये इस वजह से है, इस वजह से है, ये इस वजह से है, इस वजह से है। बेस क्राइटेरिया समझ आ गया? आगे चलते हैं। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। जनरल रूल है डायरेक्टर्स करेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन से वाला। शाबाश। अच्छा, डायरेक्टर के साथ डायरेक्टर वाले टॉपिक की भी रिवीजन कर लें, मुझे जरा रिवीजन करवाएं। फर्स्ट डायरेक्टर कौन? कब? इन कॉर्पोरेशन के फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय सब्सक्राइबर्स, जो कि उस एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं उसका नाम लिखते। तो उसी तरह बताइए फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स कहां से? फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव उस वक्त तो डायरेक्टर खुद ही नहीं बने, उस वक्त तो डायरेक्टर खुद ही नहीं बने। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव भी सब्सक्राइबर्स डिसाइड करेंगे, सब्सक्राइबर्स अपॉइंट करेंगे। और इसका नाम जिस तरह डायरेक्टर्स का नाम इन कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ लिख के रजिस्ट्रार को देते हैं ना, इनका भी नाम साथ में देंगे। इनका नहीं, इसका सिंगल है इसका। अच्छा, इज्जत के लिए ठीक है। इनका डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का फर्स्ट डायरेक्टर्स का टेन्योर क्या होता था? इसका क्या होगा? अप टू फर्स्ट एजीएम और शॉर्टर पीरियड। इसको स्टैरिक मार्क कर ले, शॉर्टर पीरियड। डायरेक्टर्स वाले केस में टेन्योर के साथ शॉर्टर पीरियड नहीं लिखा हुआ था। डायरेक्टर्स वाले केस में शॉर्टर नहीं लिखा, इसलिए कि अगर कोई एक आधा डायरेक्टर गड़बड़ वाला फ्रॉडिया निकल आए ना, तो वो इतना बड़ा सवेयर इशू नहीं है क्योंकि डिसीजन तो मेजोरिटी के बेस में होंगे। लेकिन अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव गलत निकल आए तो वो 2 महीने के अंदर अंदर भी कंपनी को उड़ा के रख सकता है। इसीलिए हम अगर चाहें तो चीफ एग्जीक्यूटिव को प्रोबेशनरी पीरियड में भी रख सकते हैं। लाजमी नहीं कि उसको फर्स्ट एजीएम तक, हम उसे भाई महीने तक देखेंगे, फर्स्ट एजीएम होनी है 7 महीने बाद, लेकिन हम आपको भी फिलहाल महीने तक कमांड कर रहे हैं, महीने में देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद अगर मुतमिन हुए फिर दोबारा एक्सटेंड कर लेंगे टेन्योर। इसलिए याद रखें, जब कभी टेन्योर आएगा, डायरेक्टर के साथ शॉर्टर पीरियड नहीं लिखा हुआ था, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ शॉर्टर पीरियड लिखा होगा। इसलिए देखें फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में उसने टेन्योर क्या बताया हुआ है? अप टू फर्स्ट एजीएम। ये क्लियर बात? आगे चले। सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट करेगा? ये रेगुलर रूल आ गया। डायरेक्टर्स करेंगे। कब करेंगे? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। अच्छा, डायरेक्टर सबसीक्वेंट डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते थे? कब? एजीएम में। और सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट कर रहा है? कब? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। इसका मतलब असल में विद इन 14 डेज ऑफ एजीएम। लेकिन चूंकि हर एजीएम में डायरेक्टर का इलेक्शन नहीं होता, 3 साल बाद होता ना, इसीलिए उसने एजीएम की जो वर्ड का यूज किया है, इलेक्शन। तो सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर। कब करेंगे? विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। और सबसीक्वेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का टेन्योर क्या होगा? 3 ईयर, जैसे डायरेक्टर्स का भी था, लेकिन शॉर्टर पीरियड। क्योंकि गलत बंदा आ गया ना तो 3 साल गुजारना, 3 साल क्या 3 महीने गुजारना मुश्किल होगा। इसलिए कहते हैं चाहते हैं आप पीरियड शॉर्ट करना चाहें कर, लेकिन शॉर्टर पीरियड चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ लिखना है। हाँ, अपॉइंटमेंट के वक्त स्पेसिफाई करना होगा शॉर्टर पीरियड कितना है। लेकिन आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र रहें। क्यों? टेंशन नहीं लेने का। क्यों? सिलेबस में है, ये टेंशन जरूर लेनी पड़ेगी। इसलिए कि अगर आपने उसे शॉर्टर पीरियड के बजाय 3 साल के लिए भी फर्ज कीजिए अपॉइंट कर दिया और वो गलत बंदा निकला, डायरेक्टर्स कैन रिमूव चीफ एग्जीक्यूटिव। फिर बोले डायरेक्टर्स कैन रिमूव चीफ, फिर बोले डायरेक्टर्स कैन रिमूव चीफ एग्जीक्यूटिव। तो बेफिक्र, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है, हाँ, कि शॉर्टर पीरियड हो और शॉर्टर पीरियड मेंशन कर दें। लेकिन मर्जी है, आप 3 साल के लिए भी अपॉइंट कर सकते हो। शॉर्टर पीरियड कौन सा स्पेसिफाई? सोच के बताएं, गहरी सोच में डूबे और बताएं। चीफ एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर्स करेंगे, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसने डिसाइड करनी है? फर्स्ट के केस में कौन करेगा? सोच के बताएं।
सब्सक्राइबर करेंगे मेरे भाई, सब्सक्राइबर करेंगे। सोच आप रह गए भाई। फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर, अरसा अप टू फर्स्ट स्टेज। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बाय मेंबर्स, टेन्योर कैजुअल वैकेंसी बाय डायरेक्टर्स। अगर लिस्टेड कंपनियां तो टेन्योर रिमेनिंग पीरियड। अब चीफ एग्जेक्टिव भी आ जाए। फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव कौन अपॉइंट करेगा? सब्सक्राइबर, टेन्योर अप टू फर्स्ट एजीएम और शॉर्टर पीरियड। सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव बाय मेंबर्स बाय डायरेक्टर विद इन 14 डेज ऑफ इलेक्शन। एजीएम नहीं, इलेक्शन। टेन्योर शॉर्टर। कैजुअल वैकेंसी, क्या चीफ एग्जेक्टिव का डेथ होती है? टेन्योर खत्म है, डेथ डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। अच्छा अब सुने, अब ये मेरे भाई मुझे बताएंगे चीफ एग्जेक्टिव की इन्होंने, मैंने पूछा चीफ एग्जेक्टिव की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? कैजुअल वैकेंसी में डेथ आती है, डिस्क्वालिफिकेशन रेजिग्नेशन, रिजाइन। मैंने इनसे पूछा चीफ एग्जेक्टिव की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? इन्होंने कहा हो सकती है, और कोई नहीं बोलेगा। इन्होंने कहा हो सकती है। प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, कैसे चीफ एग्जेक्टिव डिस्क्वालीफाई हो सकता है? जब वो कही मर जाए तो वो डेथ, वो कैजुअल वैकेंसी होगी। मैं डिस्क्वालिफिकेशन की एग्जांपल, एक तो अभी थोड़ी देर पहले क्या, अगर वो कंपीटिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए, और अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, और माइनर नहीं बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अपॉइंटमेंट के वक्त मेजर था, बाद में माइनर हो गया। ये है रिप्रोडक्शन रट्टा, अन्य रट्टा। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट हो जाए, डज नॉट होल्ड नेशनल टैक्स नंबर और कमीशन से एग्जेम्पशन भी नहीं ली, डिस्क्वालीफाई हो जाए। वही तो पूछ रहा हूं कब होगा, वही तो पूछ रहा हूं कब होगा। किसी मोरल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाए, इमोरल एक्ट में, यहाँ शाबाश, पागल हो जाए, आंसर। ये सुनना चाह रहा था, ये सुनना चाह रहा था। एक मिनट, हाँ अब सुनिए सारे। इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सी एग्जांपल उठाई। इन्होंने कहा अगर वो डिफॉल्टर हो जाए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लिस्टेड कंपनी के लिए है, लेकिन ये तो डायरेक्टर के लिए थी, ये तो चीफ एग्जेक्टिव है, डीम डायरेक्टर है। शाबाश। समझाना ये चाह रहा था कि इसका मतलब है ये सारा इनएलिजिबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं चीफ एग्जेक्टिव पे भी अप्लाई होती हैं। ये ना क्वेश्चन में डायरेक्टर के बजाय चीफ एग्जेक्टिव कह दे और आप कहें भाई ये तो सर ने पढ़ाई नहीं। आपको याद है क्वेश्चन में उसने कहा था चीफ एग्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं, उसने लोन लिया है, केस स्टडी याद है? और हमने डायरेक्टर वाली कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई कराई। क्यों अप्लाई करवाई थी? डीम डायरेक्टर की वजह से। ये क्लियर हो? कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? अच्छा, इसमें चाहे पब्लिक चाहे प्राइवेट चाहे लिस्ट चाहे चीफ एग्जेक्टिव की कैजुअल वैकेंसी फिल करना लाजमी है। क्यों भला? ये एक ही होता है। डायरेक्टर तो एक से ज्यादा होते हैं, एक मर भी जाए तो कोई मसला नहीं है। चीफ एग्जेक्टिव तो एक ही है ना, चीफ एग्जेक्टिव। स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये मरने की तौबा कर, एक दो अगर ना भी आए क्लास फिर भी चल सकती है। टीचर तो एक ही होता है ना, वो अगर नहीं आएगा तो क्लास चल सकेगी नहीं चल। इसीलिए चीफ एग्जेक्टिव की कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है, डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी फिल करना समटाइम रिक्वायर्ड है, समटाइम नहीं है। समटाइम रिक्वायर्ड है, समटाइम। लेकिन चीफ एग्जेक्टिव की कैजुअल वैकेंसी फिल करना सर कौन फिल करेगा? कब? 40 डेज ऑफ अकरेंस, विद इन 14 डेज ऑफ अकरेंस। और इसका टेन्योर क्यों होगा जो कैजुअल वैकेंसी में चीफ एग्जेक्टिव माइंड हो रहा है? टिल नेक्स्ट सिलेक्टेड डायरेक्टर पॉइंट न्यू से। ये फर्क ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टर के केस में था फॉर रिमेनिंग पीरियड, इसमें कह रहे जब तक नेक्स्ट जो इलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं तब तक। ठीक है। राइट्स ऑफ रिटायरिंग सीईओ, सीईओ कब रिटायर होगा? जब टेन्योर खत्म हो जाएगा, जो कि क्या है? हाँ शाबाश, 3 ईयर और शॉर्टर पीरियड। कह रहा है जब चीफ एग्जेक्टिव रिटायर हो रहा होगा ना, उसके राइट्स क्या हैं? वो एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, यानी दोबारा एलिजिबल।
रीअपॉइंटमेंट का मतलब टेन्योर खत्म होने के बाद दोबारा पॉइंट हो सकता है। अगर उसकी जगह पे किसी दूसरे को पॉइंट किया गया, हमने कहा नहीं इसको नहीं पॉइंट करा, इसको निकाल दो, तो स्टिल वो काम जारी रखेगा जब केयर टेकर के तौर पे, जब तक कि उसका सक्सेसर अपॉइंट ना हो जाए, जब तक ये सक्सेसर। लेकिन अगर ये रीजन है चीफ ये अपने इसको खास तौर पे टर्मिनेट किया गया किसी इसके काम की वजह से, या ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट नहीं होने दे रहा, ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट नहीं होने दे रहा, तो हम कहेंगे भाई नया बंदा तो बाद में लाएंगे, पहले तुम्हें तो फारग करें भाई। ऐसे ही है ना, बाजू का ऐसे होता है ना, बंदा एक पोजीशन में बैठा हुआ है और वो किसी दूसरे को ना किसी दूसरे को सीएम अपॉइंट होने दे रहा है और ना किसी दूसरे गवर्नर को आने दे रहा है, तो फिर क्या करें, बाकी काम बाद में, पहले इसको तो करे फारग। यही काम वो सिखा रहा है आपको लॉ में। क्या कह रहा है कि जब नॉर्मली चीफ एग्जीक्यूटिव विलिंग फॉर रीअपॉइंट हो सकता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव अगर उसका टेन्योर पूरा हो भी गया है, तो चूंकि एक ही होता है ना, तो जब तक उसकी जगह दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव पॉइंट नहीं होता, काम करता रहे। इसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी है, मैं किसी दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट ही नहीं होने दूंगा, ठीक है, दूसरे चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट ही ना, तो मुझे बताइए फिर इस सूरत में भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए सर्विसेज को। लॉ कहता है अगर खास तौर पे इसको टर्मिनेट किया गया, रिमूव किया गया हो, या ये रीजन फॉर नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव हो, तो फिर इस सूरत में इसका ये राइट नहीं रहेगा। कौन सा राइट नहीं रहेगा? केयर टेकर वाला। केयर टेकर का लफ्ज एग्जाम में नहीं लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूं। कंटिन्यू। अच्छा, यहां पे एक अजीब सी बात लफ्ज लिखा हुआ है, टर्मिनेटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसे रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे? डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, मेंबर्स भी कर सकते हैं। डायरेक्टर्स करेंगे तो 3/4 मेजोरिटी के साथ, मेंबर्स करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन। ये भी बार बार पूछ रहा है, जैसे वो लाइन बार बार पूछ रहा था ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक कंपनी कैन नॉट एंगेज इन कंपीटिंग बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसी तरह ये भी बार बार पूछ रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव कैन बी रिमूव्ड बाय डायरेक्टर्स बाय 3/4 मेजोरिटी, और दूसरा बाय मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी बोर्ड मीटिंग में से भी इसे रिमूव किया जा सकता है, जनरल मीटिंग में भी रिमूव किया। बोर्ड मीटिंग में रिमूव करना तो 3/4 मेजोरिटी, और जनरल मीटिंग में रिमूव करना तो, इसका मतलब ये हुआ मेंबर चीफ एग्जीक्यूटिव को पॉइंट तो नहीं कर सकते, और डायरेक्टर्स पॉइंट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्रीमेंट और आर्टिकल्स। अगर डायरेक्टर्स को, इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर्स को पॉइंट करते हुए टेन्योर लिखा गया 3 साल, और यह भी लिखा गया कसम है हमें, हम आपको 3 साल से पहले नहीं निकालेंगे, क्या फिर भी रिमूव कर सकते हैं? यही मतलब है इररिस्पेक्टिव का। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्रीमेंट और आर्टिकल्स का मतलब है कि एग्रीमेंट में या आर्टिकल्स में जो मर्जी लिखा हो कि चीफ एग्जीक्यूटिव 3 साल के लिए आ रहा है, स्टिल आर्टिकल्स में लिखे होने के बाद, हमने पढ़ा था ना कंपनीज एक्ट ओवरराइड करता है आर्टिकल्स को, ये उसकी एक एग्जांपल है। एग्रीमेंट वैलिड होगा अगर 3 साल का एग्रीमेंट किया है, लेकिन उसमें ये जो कंडीशन है ना कि हम आपको किसी सूरत में भी 3 साल से पहले नहीं निकालेंगे, ये प्रोविजन वॉइड है, बाकी का एग्रीमेंट वैलिड है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे रिमूव हो सकता है? बाय डायरेक्टर्स भी 3/4 मेजोरिटी चाहिए, बाय मेंबर्स भी स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। क्लियर? क्या फेडरल गवर्नमेंट किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर सकती है? यस, अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी हो तो। पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन याद है? वोटिंग सिक्योरिटी कितनी? मोर देन 50%, और डायरेक्टर्स मेजोरिटी। ठीक है, तकरीबन वही कंसेप्ट है। कहता है अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एग्जैक्ट, वो नहीं है एग्जैक्ट पब्लिक सेक्टर ना लिख दीजिएगा, सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करवाने के लिए आपको कहा था। अगर फेडरल गवर्नमेंट किसी कंपनी में मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, पावर है उसके पास, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव को भी अपॉइंट कर सकती है। जरा सोचें, फेडरल गवर्नमेंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी और फिर अपने डायरेक्टर को कहेगी इसको चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर, तो हो जाएगा कि नहीं? या फेडरल गवर्नमेंट के पास फेडरल गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है, कैसे? मेजोरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है। फेडरल गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव भी कर सकती है
अगर उसके पास 75% वोटिंग पावर हो। अब ये भी वही बात है, 3/4 स्पेशल, एक तरह से स्पेशल रेजोल्यूशन की पावर आ गई इसके बाद। और फेडरल गवर्नमेंट अगर चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करे तो फिर उसके पास एक और पावर आ जाएगी, ये भी वही बात। फर्क सिर्फ ये कि उसने फेडरल गवर्नमेंट को अलग से डिस्कस कर दिया, बाकी इसमें कोई और नया कंसेप्ट नहीं। भाई कुछ समझ आया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। टर्म्स एंड कंडीशन बुक में कहाँ लिखी हैं? कहीं ना कहीं लिखी होंगी, मुझे लगता है कहीं लिखी होंगी। सीईओ वाली बात नहीं लिखी, कौन सी रिमूवल वाली? नहीं लिखी होगी। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां लिखा है उसके साथ टर्म्स हो। नहीं लिखी हुई घर जाके तक कंपनी लॉ में तो लिखी हुई है, बुक में भी लिखी हुई, घर जाके पढ़िएगा। नजर आ गई आपको? कहाँ लिखी हुई है? पेज 70 पे लिखी हुई है जी, पेज 70 के लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है। पेज 71 पे है। नहीं मिल गया ना आपको? पेज 70 पे होकर मुझे दिखा दे यार, मैं खुद ही देख। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के फर्स्ट पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, और रिस्ट्रिक्शन में कहा, रिस्ट्रिक्शन में तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेज 70 पे लिखा हुआ है, 71 पे लिखा हुआ है। सीईओ वाली बात उधर लिखी हुई है 71 पे, कंपेटिंग बिजनेस वाली, लेकिन वो कंपेटिंग बिजनेस वाली नहीं पूछ रही। नहीं कंपेटिंग, वो तो टर्म्स एंड कंडीशन वाली पूछ रही है कि कंपेटिंग बिजनेस। अच्छा ठीक है नहीं ठीक है, मैं समझ गया। असल में वो जहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है ना बुक में, उसके साथ ये कंपेटिंग बिजनेस वाली बात नहीं लिखी हुई। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन किसी और जगह पे है, कंपेटिंग बिजनेस किसी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई प्रॉब्लम तो पढ़ ले उधर जाके, है तो उसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ना, है तो उसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। आई कैप आपसे अगर टर्म्स एंड कंडीशन पूछे तो उसमें कंपेटिंग बिजनेस की बात भी लिख लीजिएगा, लेकिन नॉर्मली आई कैप केस स्टडी पूछता है। ये किन की थी किताब? अच्छा, अब केस स्टडी डिस्कस कर लें इसकी? क्यों ना डिस्कस की जाए? टेस्ट देना अभी? आज आपका टेस्ट है? हाँ ठीक है, चले ठीक है, लेकिन फिर एक वादा कि कल सारे क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में करके आएंगे। और ये याद रखें, मैं सीरियस बात करने लगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसके क्वेश्चंस आपने लाजमी रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करके आने हैं, और कल मैं चेक करूंगा। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।